अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यू वाचिंग क्रॉस फायर, मैं हूं महर बुखारी। पाकिस्तान में शोहरत हासिल करने के 3 तरीके बताए जाते हैं। एक तो आप क्रिकेट खेलें, या तो आप समाजी खिदमत में संग मील हासिल कर लें, या तो आप एक कंट्रोवर्शियल सियासतदान बन जाएं। और अगर आप ये तीनों चीज़ें हासिल कर लें तो आपको कहते हैं इमरान खान। खान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत जिसने लगाए तो 15 साल, मगर महसूस ये होता है कि रातों रात इतनी शोहरत हासिल कर ली पाकिस्तान में कि आज नौजवानों से लेकर बुजुर्गों तक की ज़बान पे एक ही नाम है, इमरान खान। वो है कौन? वो सोचता क्या है? उसकी पसंद क्या है? वो किताबें कौन सी पढ़ता है? कल रात को वो किससे मिल रहा था? उसकी इंस्पिरेशन कौन है? यही हम जानने की कोशिश करेंगे खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस टाइम। पहले तो खान साहब, आई बिलीव यू आर फ्लाइंग आउट सून। आप बच्चों को मिलने जा रहे हैं? जी, मेरे बच्चों की हाफ टर्म है। हमारी अरेंजमेंट है मेरी एक्स वाइफ से कि जो उनकी 3 हाफ टर्म्स होती हैं, 3 बड़ी छुट्टियां, तो 3 बड़ी छुट्टियां मेरे साथ गुजारते हैं और एक हाफ टर्म वो मेरे साथ गुजारते हैं, 2 मैं उनके साथ गुजारता हूँ। अच्छा, तो अब आपकी बारी है जी जाने की। सो ये किस तरह आप बैलेंस करते हैं? यू थिंक दिस इज इनफ? ये टाइम दिल भर जाता है, बच्चों का दिल भर जाता है अपने बाप से 2-3 दिन मिलना, 4 दिन मिलना? कैसे भर सकता है? बच्चे आपके साथ ना हों, इससे ज़्यादा अजाब किस पे आ सकता है? यानी मेरी अगर ज़िंदगी में कोई खला है, अगर मैं कहता हूँ ना कि कोई वॉइड है, वो मेरे बच्चे ना होने मेरे साथ है। अगर कोई भी हालांकि मेरी अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं। कमी है तो वो है कि मेरे बच्चे मेरे साथ सारा वक्त नहीं है। उर्दू बोलते हैं? बड़ा वाला छोटा वाला नहीं, बदकिस्मती से। इस्लाम की उनको पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग है। नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामिक हिस्ट्री मैंने उनको पूरी बताई हुई है। यानी उनको उस तरह मैं मुतमईन हूँ। माँ का असर बहुत होता है नेचुरली अपब्रिंगिंग के अंदर। सो उनके अंदर क्या, आई मीन, आर दे गेटिंग दैट जूइश इन्फ्लुएंस एज वेल? नहीं, उनकी बात जो जमायमा वो जूइश नहीं है, जमायमा क्रिश्चियन थी। यानी बैप्टाइज क्रिश्चियन थी। मैं आपको ये बताऊं, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जमायमा ने वो बच्चों को उसी तरह इस्लाम की तरबियत दे है जो मैं देता हूँ। वो यानी वो स्कूल में जाते हैं, वो मुस्लिम्स हैं, वो पिग मीट, क्योंकि वहाँ उनके लंचेस होते हैं, वो नहीं खाते, और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इस्लाम से। वो बड़ा क्लियर है इस चीज़ के, पर आइडेंटिटी इस्लाम की क्लियर है। दैट्स वंडरफुल। आप जब भी लंच जाते हैं, आप जमायमा के घर में रहते हैं, योर एक्स वाइफ्स हाउस? नहीं, जमायमा के घर में नहीं रहता मैं। बच्चों की नानी के घर रहता हूँ। मुख्तलिफ घर हैं उनके। वो इसलिए हमने फैसला किया था, जमायमा ने और मैंने, कि बच्चों के लिए डिस्ट्रप्शन ना हो। यानी बच्चों के लिए बहुत, असल तो डिवोर्स से बच्चे इफेक्ट होते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होना था। उनके लिए ये इधर किधर बैठ जाएंगे, तो क्या आपने कुर्सियां तो रखी नहीं, इधर ही बैठ जाते हैं। वहाँ कुर्सियाँ, खैर वहाँ छाँव नहीं। तो बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो ये कि एकदम ट्रॉमा हो जाता है कि घर से माँ बाप सेपरेट हो जाते हैं, नया घर। तो इसलिए उनकी नानी की तरफ इसलिए ठहरते थे, उनके लिए, वो छोटे थे तब, उनको ये ना लगे कि कोई बड़ा माँ से दूर है। तो इस तरह और उनकी नानी बड़ी करीब थी उनके, और बच्चों के बड़ा प्यार करती है ना। अच्छा, तो कुत्तों का शौक है? नहीं, कुत्ते तो यहाँ ज़रूरत है, इसलिए यहाँ रखवाली के लिए। ये वो है जो मुशर्रफ ने दिया था आपको? नहीं, हम मुशर्रफ नहीं, हुमायूं गौहर ने दिया था। अच्छा, हुमायूं गौहर का, इसका नाम शेरू है? जी। अच्छा, मुशर्रफ वाला कहाँ है? ये वही है, हुमायूं, वो जिसको मुशर्रफ वाला कहते हैं वो हुमायूं गौहर वाला है। अच्छा, आई थॉट बड़ा छोटा सा है, ये तो काफी बड़ा है। हुमायूं गौहर के थ्रू आया था? हुमायूं गौहर के पास है ना कुत्ते, ये उसे। अच्छा। सो फिर शादी करने का सोचा है? अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और आप पूरी शादी से इंसाफ नहीं कर सकते, तो बेहतर है शादी ना करें। तो अब मेरे पास टाइम कहाँ है इस वक्त, तो अपने लिए टाइम नहीं है। दैट्स वेल एंड गुड। मगर आपको पता है, जिस तरह हमारी सोसाइटी में बीबी के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनके लिए किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, उन्होंने अपना किताब में भी खुद ये लिखा, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मेरा एक सिंगल खातून होना पॉलिटिक्स में ज़्यादा मुश्किल था। अब मैं इतनी कुर्बानी नहीं देने लगा कि सिर्फ शादी कर लूँ पॉलिटिक्स की वजह से। वो मेरा सर का दर्द नहीं लेना, सियासत इज नॉट वर्थ इट। नहीं, मेरा मतलब एक कुर्बानी की भी लिमिट होती है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेरी तरह के आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है,
शादी करना बहुत बड़ी कुर्बानी। लेकिन अगर मैं सियासत की वजह से शादी करूं, ये मैं इतना नहीं कर सकता। तो शादी तो करूंगा अगर मैं समझूं कि मैं उससे इंसाफ कर सकता हूं, और वो मैं समझता हूं कि अभी नहीं कर सकता। और आई थिंक पहली शादी में भी यही इशू था, यू वर आउट ऑल डे, और वो घर बैठी होती थी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो रही थी, सो इट वाज हार्ड टू बैलेंस। बहुत उसके लिए बहुत मुश्किल था, और मुझे बड़ा एक वक्त पे आया, मुझे बड़ा इसका एहसास था कि उस बेचारी पे, यानी मैं इंसाफ नहीं कर रहा शादी पे, जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। वो मुझे खुद नहीं अंदाज़ा था कि सियासत क्या होती है। मैंने जब शादी की तो मैं सियासत में नहीं था, तो वो इतनी एक मुख्तलिफ किस्म, 9 to 5 तो नहीं है ना, इतनी मुश्किल। Do you regret marrying her? रिग्रेट्स कैसे हो? ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिली है बच्चों से, और वो बच्चों की माँ है, तो रिग्रेट्स तो नहीं है। माना जाता है अभी भी कि आप बहुत शौकीन मिजाज हैं। टू सम एक्सटेंट लोग also go as far as saying he's a womanizer. Does that bother you? लोगों ने ये नहीं कहेंगे तो कुछ और कह देंगे। लोगों के कहने पे तो मैं अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारने लगा ना। जो भी मेरी प्राइवेट ज़िंदगी है वो मेरी प्राइवेट है लाइफ, उसका कोई किसी का ताल्लुक उससे नहीं होना चाहिए। तो आपने जब अपनी समाजी खिदमत में आप संगे मील बन गए, आपने हॉस्पिटल भी खोला, निमल कॉलेज खोला, आपने ये फिलैंथ्रोपिक काम शुरू किए, सो क्यों नहीं आप बस क्रिकेट के अंदर इतना नाम बना के, इतने बड़े हीरो बन के, आप क्यों नहीं एजुकेशन के पीछे पड़ गए? बस सियासत का ये क्या नशा है? कोई नशा नहीं है। अगर मुझे कोई, अगर पाकिस्तान मसलन मैं इंग्लैंड में होता, अगर मुझे कोई कहना सियासत करो, मैं अपने सर पे गोली मार देता। क्यों? यानी कि सियासत कोई प्रोफेशन, लेकिन दो चीज़ें, एक सियासत मिशन जो कायदे आज़म ने की थी, कायदे आज़म को कोई पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं थी, और एक सियासत है जो कि करियर के लिए, यानी पैसा बनाने के लिए या रोज़ी कमाने के लिए। ये दो किस्म मुख्तलिफ चीज़ें। करियर के लिए सियासत से मेरे लिए, जो मेरी सोच है, मेरी तरह का जो आदमी है जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लोगों के पास जाना, वोट लेना, ये मेरी नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन एक है कि मिशन, यानी आप पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं इट्स ओके। पॉलिटिक्स आप इसलिए कर रहे हैं कि आप समझते हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं रहेगा अगर हम जद्दोजहद ना करें मुल्क बचाने के लिए। वो है ही सिर्फ पॉलिटिक्स में, यानी आप तब्दीली सिर्फ पॉलिटिकल ला सकते हैं। या मैं जब आया वर्ल्ड कप, तो खैर मैं हॉस्पिटल उस वक्त बन रहा था, वो इतना बड़ा मंसूबा था, उसमें इतना मुश्किल था कि उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोचा सिवाय हॉस्पिटल के। जब हॉस्पिटल बन गया तब मैंने सोचा था कि मैं तालीम की तरफ जाऊं। लेकिन जब मैं वो देख भी रहा था, मैंने जब वो स्टडी किया, मैंने सिर्फ मियाँ वाली का स्टडी किया कि वहाँ 70% स्कूल बंद पड़े थे एक डिस्ट्रिक्ट में, और 50% स्कूल इसलिए टीचर्स नहीं, 20% स्कूल सिर्फ कागज पे थे। तो मैंने सोचा ये इतना बड़ा इशू है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आप तालीम के ईदी बन जाते तो अच्छा आपको लगता है कि हुकूमत में आए बगैर ये काम नहीं हो सकते? कोई भी दुनिया के अंदर मिसाल ही नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क की तालीम ठीक की, और वो जिधर 18 करोड़ लोग हो, ये कोई कर ही नहीं सकता सिवाय गवर्नमेंट के। एक बाहैसियत पाकिस्तानी, मैं इस नतीजे पे आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स माफियाज के हाथ में है। ये सिर्फ आते हैं पैसा बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और पैसा बाहर भेजने के लिए, और लोगों को पागल बनाते हैं। इनका मुकाबला करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, मिशन समझ के। ये कोई मेरा शौक नहीं है, मुझे कुछ दे नहीं सकती, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। ये है अपने मुल्क के लिए, और पॉलिटिक्स मेरी की एंड क्या है? पाकिस्तान को फलाई रियासत बनाना। इमरान खान कंजर्वेटिव है या लिबरल है? लिबरल्स, ये लिबरल कौन है? कौन है वैसे? आप मैं लिबरल हूँ। आप हैं लिबरल? मैं एक मुसलमान लिबरल हूँ। फर्क करें, एक तो मगरबी लिबरल है ना, जिसका कोई ताल्लुक ही कुछ नहीं है पाकिस्तान में, जो मगरबी चीज़ है उसको वो लिबरल समझता है। मैं वो लिबरल हूँ जो इलामा इकबाल को लिबरल समझता है, जो कायदे आज़म को समझता हूँ। अच्छा, मैं वो लिबरल हूँ। इलामा इकबाल को आप बड़ा फॉलो करते हैं, उनके पोस्टर्स भी हर जगह लगे होते हैं। कि आपको ये मालूम है कि इलामा इकबाल की पहली किताब जो पब्लिश हुई वो मुईशत, इकोनॉमी के ऊपर ही थी, इल्मे इक्तिसादियात। अब मज़े की बात यह है कि उसके अंदर अगर आप पढ़ें तो सब कुछ वो तजवीज़ कर रहे हैं मुईशत को चलाने का, जो कुरान में लिखा है। जब आप इस्लाम की बात करते हैं, इलामा इकबाल को फॉलो करने की बात करते हैं, तो फिर आप कभी इकोनॉमी में रेवोल्यूशन की बात क्यों नहीं करते? वाई जस्ट के कर्जे में लेना बंद कर दूंगा? कर्जे लेना बंद तो अभी मौजूदा कानून को फॉलो करना है। देखिए मैं
Are you going to change the entire economic system? Is that what you view or no? मैं सुनिए देखें, शुरू करें कि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. इंसाफ, माशी इंसाफ, अदालती इंसाफ, तालीमी इंसाफ, ये सब बेसिक थीम इस्लाम की इंसाफ है. और दूसरा इंसानियत, यानी आप एक ह्यूमेन, एक जिसको हम फलाई रियासत कहते हैं, ठीक है, ये दो चीजें, ये बुनियाद है इस्लाम की. अब इससे आ जाए इकोनॉमी के ऊपर, जो आप माशी इंसाफ की बात करते हैं. माशी इंसाफ क्या है? माशी इंसाफ का मतलब ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम लेके आए जो कि इंसानों को गरीब ना करे, अमीर को अमीर ना करे, जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स कर रही है. ठीक है, आपका सिस्टम ऐसा हो जिसके अंदर एक आम आदमी को एक माशरा, एक रियासत प्रोटेक्शन दे. यानी आपका टैक्स का निज़ाम ऐसे हो जो कि आज मसलन स्कैंडिनेवियन ममालिक में है कि आप पैसे अमीरों वाले से टैक्स लें और आप आम आदमी के लिए वो सहूलतें दें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, उनकी तालीम है, सेहत है. आपके नाक़दीन कहते हैं कि खान साहब के अंदर आपको आधा तीतर आधा बटेर मिलता है, यानी कि उनको उनकी पर्सनालिटी का पहलू है जो बहुत अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स इस्लाम, और एक पहलू है which is वेरी लिबरल एट द सेम टाइम. और लिबरल से मेरी मुराद ये है कि वैल्यूज एंड आइडियल्स व्हिच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद रिलीजन एंड इस्लाम. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. जैसे अभी आपने इंसाफ और इसके ऊपर अपना एक मॉडल तो दे दिया, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? मगर मैं वही समझा रही हूँ आपको कि इस्लाम में तो आपको मॉडल दिया हुआ है कि इकोनॉमी पे अभी हम बात कर रहे हैं. सो या तो अगर आपको इस्लामिक रियासत चाहिए तो फिर आप क्या अपनी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक आप इन्विजन करते हैं इकोनॉमी को भी चलाना? ये बैंकिंग सिस्टम रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा. मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ. बिकॉज नहीं, सुन, पहले मेरी बात समझे. देखें, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिसी डिसीजन ले सकता हूँ. हमारी पॉलिसी डिसीजन ये है कि एक फ्लाई रियासत हो. फ्लाई रियासत बेसिकली मीन्स कि एक्चुअली जो माशी इंसाफ हो. इन अदर वर्ड्स कि ये ना हो माशरे में जो कि सारा अमीर को करे, गरीब को करे. ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है. अब ये कैसे होगा, ये एक्सपर्ट्स का काम है. मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरी एक ख्वाब थी कि पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल बने, कैंसर हॉस्पिटल, अमीर, जिसमें अक्सरियत गरीब लोग हों और अमीर गरीब के अंदर फर्क ना किया जाए. आज शौकत खानम में अमीर और गरीब पे उसी कमरे में होते हैं, फर्क नहीं करते. डॉक्टर्स को नहीं पता चलने देते कि ये पैसे दे के आया मुफ्त. ये इंसाफ मेरा, अब ये होना कैसे था, ये मैं नहीं कर सकता था. इसके ऊपर फिर हमें बड़ी प्रेजेंटेशंस दी, फिर हमें एक्चुअली टीम मिली जो इसी नजरिए से मुत्तफिक थी. ख़वातीन को किस तरह देखते हैं इस सोसाइटी में? अगेन, डू यू थिंक कि औरतों को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, काम करना चाहिए, या जिस तरह इस्लाम कहता है बापर्दा होना चाहिए, घर बैठना चाहिए? मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्लाम के वो मैं ये जानता हूँ कि इस्लाम का मतलब सोशली फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट करता है. आपने मेरी औरतों से बात की. फैमिली सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस्लाम एक ये जो परमिसिव सोसाइटी है, जो वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, अब मैं इसका क्या नाम लूँ कि ये जो फाशी अलाउ कर देते हैं, ये जो अलाउ करते हैं, ये डायरेक्ट इसका इम्प्लीकेशन फैमिली सिस्टम पे जाता है. और फैमिली सिस्टम टूट रहा है मगरब में. मैं जब इंग्लैंड में शुरू में गया था तो 14 में से एक डिवोर्स होती थी. हर 14 शादियों में एक डिवोर्स थी. आज 60% शादियां डिवोर्स में होती हैं. इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट है फैमिली सिस्टम प्रिजर्व करना. ये कैसे करना है, ये हमारे स्कॉलर्स को सोचना चाहिए. इसका ये नहीं मतलब कि औरत को बंद कर दें. औरत का एक पूरी कंट्रीब्यूशन है माशरे के लिए, वो रोल प्ले करती है. उसको मौका मिलना चाहिए अपना पोटेंशियल पूरा करने के लिए. वो भी हो और हमारी जो कल्चर के अंदर जो बेसिक टेनेंट्स है वो भी प्रोटेक्ट हो. ये क्योंकि हम कर नहीं सके. नहीं, मैं सर कंप्लीट कर लूँ. देखिए, क्योंकि हमारी कल्चरल स्टैग्नेशन है. हमारी दो क्लासेस हो गई हैं, एक जिसको मगरब का नहीं पता और एक जो मगरबी क्लास बन गई जिसको अपने कल्चर का नहीं पता. हमारी ये पोलराइजेशन हो गई है. एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि हमारी इज्तिहाद के जरिए मगरब की सही क्रिटिक जो सिर्फ इलामा इकबाल ने की थी, वो करता, अपना कल्चर समझ के एक ओरिजिनल थिंकिंग आती पाकिस्तान में. तो यहाँ डिवाइड हो गया कि लिबरल का मतलब जो मगरबी ज़हनियत का वो लिबरल बन गया और जो मुसलमान है वो कंजर्वेटिव बन गया. And you spoke about liberal fascism in one of your interviews, which I was very interested about. ये शायद हमारी सोसाइटी में पहली दफ़ा हमें इतना ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है बिटवीन कंजर्वेटिव्स एंड लिबरल्स, और शायद टॉलरेंस दोनों साइडों पे नहीं है. कहा जाता था ये टिपिकली कि कंजर्वेटिव्स में टॉलरेंस नहीं है, मगर आज आपको क्या लिबरल तबके के अंदर? मैं इनको लिबरल नहीं समझता. ये जो लिबरल फैशिस्ट जिन्हें कहते हैं, ये लिबरल्स नहीं है. देखें, कोई दुनिया में लिबरल ड्रोन अटैक्स
अपनी फौज गांव के ऊपर बमबारी कर रही हो और वहां औरतें बच्चे मर रहे हैं और कोलैटरल डैमेज, उसे कोलैटरल डैमेज क्या है? कोई ड्रोन अटैक्स की हिमायत नहीं कर सकता दुनिया में कोई भी लिबरल। हमारे पाकिस्तान में वो लोग जो अपने आप को लिबरल कहते हैं वो हिमायत कर रहे थे ये वॉर ऑन टेरर की, वो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर की, वो ये जो सारी कबायली इलाके में बमबारी हुई है। सियासी बातों में चले नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये लिबरल नहीं हो सकते। कहते अपने आप को लिबरल हैं, कहीं भी दुनिया के लिबरल प्रो वॉर नहीं हुआ। एंटी वियतनाम के अगेंस्ट जो सारी हुई थी वो लिबरल्स ने की। आज सारा मगरब का जो लिबरल है वो सारा एंटी वॉर ऑन टेरर है। अब हम जुडिशरी पे अगर आ जाए, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इंसाफ का आपका कॉन्सेप्ट एज वेल, बिकॉज आप बड़े प्रो जुडिशरी हैं, मगर अगेन इस्लाम के अंदर भी आपका स्पीडी जस्टिस का बात किया है, काजी सिस्टम्स की बात की है, और इज्तिनाद की आपने बात की तो कुरान सुन्नह इज्तिनाद के मुताबिक इंसाफ करने की बात भी की है। सो आप करंट इस सिस्टम से भी मुतमईन हैं, या व्हेन यू कम इनटू पावर इसको भी आप इवॉल्व होते या एक और रूप लेते हुए देखते हैं? आपका जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है पाकिस्तान, 80% पाकिस्तानी सिस्टम से बाहर है। जिनको वर्ड है एक्सेस टू जस्टिस, उनके पास इंसाफ नहीं है, जिसकी वजह से जेल भरे हुए गरीब लोगों से। इसलिए एक तो हम अपने मंशूर में लेके आ रहे हैं कि नीचे तक हम जस्टिस कैसे इंसाफ कैसे लेके जाएंगे। वो तो हम मंशूर में है कि गांव के लेवल पे हम लोगों के अक्सर केसेस जो ज़मीन के होते हैं, 60% केसेस जो हैं वो ज़मीन के केसेस होते हैं, वो गांव के लेवल पे हल किया जाए। आपका लोकल बॉडीज का जो पूरा नया लोकल बॉडी मॉडल आया है, जो ये पटवारी का जो सिस्टम है, ये सारी इसको कंप्यूटराइज किया जाए। देखो ना, दुनिया में कोई पटवारी तो नहीं है। ये आपका जो पूरा नया सिस्टम है ना, इसके ऊपर भी मेरे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, मगर अगेन बैक टू, बिकॉज हम लोगों ने वादा किया है कि आज इनसाइट इनटू योर पर्सनालिटी है। मैं कह रहा था कि उनको आपने कहा ना कि इस्लामी इस्लाम का जो सिस्टम है वो पहले तो आप आम आदमी को इंसाफ के दायरे में लेके आए, ठीक है? उसके लिए जो मौजूदा पाकिस्तान का निज़ाम है ये नहीं ला सकता। इसके लिए बड़ी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी गांव के लेवल पे। इसी जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर ही रिफॉर्म्स करेंगे, इसके अंदर हो जाएगा, आप नीचे तक पहुंचा दें। लेकिन फिर भी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है इसको हमें इसमें भी रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। उसका भी हम एक इंशाल्लाह मंशूर लेके आ रहे हैं। ओके सो ओके, आई अंडरस्टैंड दैट मींस कि एक्सट्रीम आपको जो तालिबान खान कहा जाता है, आप एक्सट्रीम राइट के ऊपर भी नहीं आपकी टेंडेंसी कि पूरे सिस्टम्स इवॉल्व कर दो ऑल टुगेदर सिरे से, कि जिस तरह इस्लाम कहता है। मुझे एक बात बताइए, मैं एक आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, तालिबान की कामयाबी अफगानिस्तान में सिर्फ एक वजह से हुई थी, क्योंकि हिकमत यार, गुलबदीन हिकमत यार, उनको कोई लिबरल तो नहीं थे, वो मुजाहिदीन थे, जहाद करने वाले, उनको रिलीजियस फैनेटिक कहते थे। असल में कामयाबी उनकी ये हुई कि उन्होंने लोगों को इंसाफ दिया, आम आदमी को, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ वॉर लॉर्ड्स लड़ रहे थे, असल में लोग इसलिए उनके साथ जुड़े। लोग, पाकिस्तान की अवाम इंसाफ चाहती है, स्पीडी जस्टिस, यू राइट, इंसाफ चाहती है, मुफ्त और घर पे, जो कि हम इंशाल्लाह उनके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए खान साहब, आखिरी किताब कौन सी पढ़ी थी? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ख़त्म होने वाली है। एक है बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अच्छा, उसने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने क्या किया कि उसने एक प्रोविंस को, एक सूबे को जो सबसे नीचे था, उसने उठा के सबसे ऊपर कर दिया हिंदुस्तान में, सिर्फ एक आदमी ने। तो उसको मैं पढ़ रहा था कि उसने क्या क्या किया, और मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली जो मैं सोचता हूँ रिफॉर्म्स का, बिल्कुल उसने वो किया। anyway, तो वो मैंने पढ़ा है। That's reassuring, मगर मुझे बताइए, ये तो ऑन अ सीरियस साइड होगी रीडिंग। लाइट रीडिंग के लिए क्या पसंद है? लाइट रीडिंग के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मेरी सिर्फ सीरियस रीडिंग होती है। यानी मैं कोई नावल नहीं पढ़ सकता, बड़ी देर, नावल्स का तो स्टेज बड़ी देर से निकल गया था। सिर्फ मैं पढ़ता हूँ फैक्चुअल किताबें, जिनके अंदर जिसमें भी वो चेंज होता रहता है। मसलन ली कुआन यू पे पढ़ ली, महातिर पे पढ़ ली, इस तरह के लोग। वो पहले मैं यानी 13 साल में कोई और किताब पढ़ता था, फिर 20 पे कुछ पढ़ता था। तो इंटरेस्ट आपके चेंज होते रहे। तो अब ज्यादा मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ उन लोगों की जिनको मैं समझता हूँ जिन्होंने कोई अचीव किया। महातिर तो हैज बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग आइडल ऑफ योर्स, आई थिंक। मूवी, ओके, यू डोंट हैव टाइम, डू यू हैव टाइम टू सी मूवीज? सिर्फ जब मेरे बच्चे आते हैं, फिर हम इकट्ठे बैठ के शामों को फिल्में देखते हैं। वो तो अंग्रेजी मूवियाँ देखते होंगे? नहीं, हमने एक वो बड़ी अच्छी वो आमिर खान की फिल्म थी लगान, बहुत देर हो गई खान साहब। लगान लास्ट देखी थी? नहीं, बच्चों के साथ, क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बच्चों को मैं कोशिश करता हूँ ना कि अपनी वो अपना ये पता चले अपने कल्चर का, तो आखिरी मूवी लगान ही देखी थी? नहीं, वो
पता नहीं कितनी, हम तो रात को 2-2 फिल्में देखते हैं जब छुट्टियों पे वो आते हैं। अच्छा, अदरवाइज यू डोंट हैव टाइम, वरना हाँ, नहीं जब देखते? बच्चे नहीं होते फिर नहीं मैं देखता, फिल्म के लिए कहाँ टाइम होता। और गाने कैसे पसंद है? बड़ा मेरा वेरीड टेस्ट है, क्योंकि मैं जब शुरू में हमें इंडियन सॉन्ग्स हमें पसंद थे, मैं जब छोटा था, मैं 60s लेट 60s की बात, फिर मैं इंग्लैंड गया तो उस वक्त प्रॉब्ली बेस्ट म्यूज़िक थी पॉप वर्ल्ड की, वो जो सोल और मिक्स था लेट 60s, मिक जैगर वगैरह, ये सोल सिंगर्स थे, और यू नो बीटल्स का भी एरा ख़त्म हुई थी, वो बेस्ट टाइम था लेट 60s अर्ली 70s। और उसके बाद फिर चेंज होती रहती, यानी कोई सेट नहीं था। नुसरत फ़तेह अली एक टाइम था, अभी राहत फ़तेह अली बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रिंग्स मुझे पसंद है। राहत के साथ म्यूजिक लीडिंग भी करते हैं? एक दफ़ा की। अच्छा, वो एक वन से की थी? हाँ, एक ही दफ़ा यहाँ की। अच्छा, सो नहीं, एक गाना अगर ऑल टाइम फेवरेट अगर मैं आपसे पूछूं कि, क्योंकि मैं बदलता रहता हूँ इसलिए मेरे फेवरेट्स भी बदलते रहते हैं। क्या पता नहीं, इतनी इस उम्र में ये मुसीबत पड़ जाती है ना, आप मुझे कहें कि एक गाना, वो इस उम्र में क्या आपको बताऊं, जब आदमी 60 साल का होने वाला होता है। माशाल्लाह। एंड हाउ डज इट फील टू बी 60? अगर मुझे लगता है कोई कि उम्र बिता दी है, अभी तो जीना है? अगर मुझे कोई कहे कि आपकी ज़िंदगी किसी कोई और आपको फेज़ पसंद है ज़िंदगी का, या जाना चाहते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। यानी कि ये फेज़ You मेरे love लिए being here at this point in time, being 60 years old in Pakistan, doing what you're doing. more than any other time. Oh wow, हाँ? that means ये तो this is what you call aging gracefully. नहीं, एक्चुअली और पता है, being in- मैं आपको, जिस वक्त आपके ज़िंदगी के अंदर चैलेंज ख़त्म हो गया, आपकी ज़िंदगी नीचे चली गई। जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं, वो कहते हैं ना, सितारों के आगे जहान और भी हैं। मसलन मेरा एक वक्त था कि मैं बेस्ट ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में बनना चाहता, बन गया। फिर मैं दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर बनना चाहता था, वो एक पॉइंट था, बन गया। फिर पाकिस्तान को नंबर टीम बनाना चाहता था, नंबर 1 टीम वो बन गई, वर्ल्ड कप जीत लिया। फिर शौकत खानम, वो एक और हो गया। फिर ये पॉलिटिक्स तो एक बड़ी लंबी स्ट्रगल। यूनिवर्सिटी, ये मेरी असल, अगर आप कहते हैं ना कि मेरा पैशन क्या है, वो यूनिवर्सिटी है। यानी जो मेरी मिशन पॉलिटिक्स है, लेकिन जो मेरा अंदर से जुनून है ना, मैं ये चाहता हूँ कि नमल को एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाऊं। Do you see yourself as a Prime Minister of Pakistan? मैं आपको इसको रिफ्रेज करता Or हूँ the head of state? कि कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा पॉलिटिक्स में। ये कभी भी मेरे ज़हन में नहीं आया। मैं हमेशा सोचा था मैं कामयाब हो जाऊंगा। वो इसी तरह, कामयाबी की तारीफ क्या है? से मुराद क्या है मैं आपको, कामयाबी की? वो इसी तरह था कि शायद कामयाबी किसी के लिए बड़े बड़े जलसे हों जो आपने कर दिए। नहीं, वो इसी तरह था, जब मैं क्रिकेट ग्राउंड पे कदम रखता था ना, तो मैं हमेशा समझता था मैं मैच जीत जाऊंगा। वो और बात है कि बड़ा फेंटा पड़ता था कई दफा, लेकिन समझता था मैं जीत जाऊंगा। तो पॉलिटिक्स में जब मैं आया था, मैंने समझा था मैं जीत, और मेरी जीत ये है कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी इलेक्शंस। So, what's Imran Khan's one guilty pleasure? And pretend the cameras are not rolling, be honest. मेरे अगर कोई गिल्टी प्लेजर है, वो आपका ख्याल है कि मैं कैमरे के सामने बताऊंगा? I was hoping. फिर भी क्या गिल्टी जो, अच्छा, कोशर गिल्टी प्लेजर जो आप बता सके कैमरे के सामने? असल में मैं, आप अगर कहना, अगर मेरा बड़ा मुश्किल दिन गुजरा हो, तो यहाँ घर पे आके अकेले, ये मेरा, यानी छोटी चीज़ें प्लेजर देती हैं, ये मेरा बहुत बड़ा प्लेजर है। और मेरा एक्चुअली बड़ा जो मुझे शौक है, वो है ट्रैकिंग का। किसका? ट्रैकिंग का। माउंटेन क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग एंड ऑल? ट्रैकिंग मीन्स के वो, और हमारा नॉर्दर्न एरियाज जो है, हाँ, सबसे दुनिया की बेहतरीन ट्रैकिंग है वहाँ। अच्छा। सो आपको आउटडोर एक्टिविटीज में अभी भी बड़ा मजा आता है, कैंपिंग एंड ऑल? एंड उसके लिए टाइम मिलता नहीं है, मैं गया नहीं हूँ काफ़ी देर से। अच्छा, डू यू लाइक बीइंग अलोन? वुड आई कॉल यू, जब आपके पास वक्त होता है कि
آپ سوشل ہیں یا are you an introvert? میں کیا کہوں اس کا، انٹروورٹ تو خیر میں شروع سے ہی تھا، شائع بھی تھا. کبھی میں مجھے کچھ شروع میں کہتا کہ جلسوں کے سامنے تقریر کرنی ہے تو میں خوف سے مر جاتا، کیونکہ میں جب شروع میں کیپٹن بنا تھا میں ٹیم کے 11 لڑکوں کے سامنے نہیں تقریر کر سکتا تھا، اتنا مجھے. تو آئی گیس آپ کے مقصد آپ کو بدلتے جاتے ہیں. تو شائع ہوں، اکیلا پن مجھے بڑا انوائنڈ کرتا ہوں اکیلے. زندگی میں کبھی کرائسس ہو، جتنا بڑا کرائسس ہو اتنا ہی اکیلا ہو جاتا ہوں، لوگوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتا، اکیلا کرائسس سے ڈیل کرتا ہوں. اچھا، سو یو تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی بہت آئی ہے. گروم کس نے کیا آپ کو؟ کسی ایکسپیرینس نے گروم کیا ہے، مار کھا کھا کے سیکھا ہوں. کون سی مار کھائی ہے آپ نے؟ ہر چیز کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، خود کہہ رہے ہیں سونا بن جاتا ہے. یہ 15-16 سال سب سے مشکل پالیٹکس کی ہے. لوگ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے لوگ. شرم آتی تھی؟ نہیں، گھر والے کہتے تھے کہ کدھر لگ گئے عمران، لیکن چھوڑ دو جب اس تک کام میں یہاں کو. پہنچا تھا تب تک میں پہلے ہی کافی ایک بڑے زندگی کے سٹرگل سے نکل چکا تھا. تو میرے لیے یہ سٹرگل کرنا پھر مشکل نہیں تھا. وہ کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، وہ سٹیج آ چکی تھی. تو لوگ ہنستے تھے، لیکن میں جب شروع میں کرکٹ کھیلی تب لوگ ہنستے تھے. ٹیم سے نکالا گیا مذاق اڑاتا تھا، پھر اسی طرح ہاسپٹل بنانے لگا تب لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو لوگ اس طرح، آپ کو جب میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے آزاد ہو چکا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی نائیوٹی ہے، آپ کا لیک آف ایکسپیرینس ہے، یا آپ کا بچپنا ہے. لوگ کہیں گے، یہ تو وقت ثابت کرے گا. ابھی تو ہارا نہیں نا، ابھی تو یعنی کہ میچ نہیں ختم ہوا. تو وہ تو جب ختم ہوگا لوگ ریئلائز کریں گے کہ میں ٹھیک تھا یا نہیں تھا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ لاسٹ ٹائم 2.5 لاکھ لوگ نکلے تھے کسی جلسے میں جو لاہور میں نکلے تھے، 2.5 لاکھ کراچی میں. ابھی پنڈی میں جلسہ ہوا ہے، تاریخ میں کبھی اتنے لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے، ہزاروں لوگ چلے گئے. تو اتنے بڑے سن لیں، اتنے بڑے جب لوگ نکلے تھے تو تب تبدیلی آ گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو انقلاب لے آیا تھا. ان نون لوگوں نے بڑے بڑے پولیٹیکل ہاؤسز کو گرا دیا تھا. انقلاب تو آ گیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا انقلاب آ رہا ہے. پاکستان میں انقلاب آ گیا. آپ یہ الیکشن میں دیکھیں گے، میری بھی بات مان لیں، انشاءاللہ آپ مجھے انٹرویو کریں گی بعد میں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا چینج نہیں آئے گا جو اس الیکشن میں آئے گا. اور وہ اس لیے کہ لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. آپ کو اگر آپ کو مجھے نظر آ رہا ہے، میں پریڈکٹ کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریکارڈ کراؤڈ آئے گا، کیونکہ میں تو دیکھ رہا تھا لوگ چینج ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے الیکشن میں بہت یہ سارا سٹیٹس کو، یعنی پرانے پولیٹیکل ہاؤسز سب اڑ جائیں گے. سٹیٹس کو کے اندر تو جناب آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، جو اصل کرتا دھرتا پاور کا رہا ہے وہ چیلنج کرتے ہوئے. اور میں آپ کو آئی ایس آئی کا تانا نہیں دے رہی، ہمارے بھی کان پک گئے ہیں سوال سن کے. سو آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو آنسر کہ نہیں آئی ایس آئی سے میرا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ پوچھیں کہ پہلے ایک بڑے اپنے آپ کو بڑا ایکسپیرینس سیاستدان سمجھتا ہے، اس نے کہا جنرل پاشا اب گیا ہے تو سونامی ختم ہو جائے گی. کوئٹہ میں ریکارڈ جلسہ ہوا، پنڈی میں ریکارڈ جلسہ ہوا. اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے آپ پہ تنقید کیا ہو رہی ہے بلوچستان پہ، کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان معاملات ہاتھ میں لیں، یہ کہنے سے کیوں ڈر رہے ہیں کہ ابھی کس کے ہاتھ میں معاملات ہیں وہ تو چھوڑے پہلے. میں نے اوپنلی کہا کہ ایف سی سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، میں نے وہاں کہا کہ فوج کے ہاتھ میں حالات ہیں، لیکن یہ ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہیں. آپ بی ایل ایف کے لیڈر سے بھی ملے، آپ جی بولیے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر جگہ جمہوریت سب سے از دا بیسٹ ریونج، تو پھر کیوں نہیں ذمہ داری لیتے؟ ان کی ذمہ داری ہے بلوچستان. آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو اب بیک ڈاؤن کر دینا چاہیے بلوچستان سے؟ فوج کیوں ہے وہاں؟ کیونکہ ایک پورا خلا ہے پوری، کیونکہ پولیٹیشین ان کو تو سیروں سے نہیں ٹائم مل رہا. تو آپ آ جائیں گے تو سارے بھاگ جائیں گے پیچھے، وہ انخلا پورا ہو جائے گا. اگر تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، یہ میں کبھی آپ کے سامنے ایکسکیوز نہیں کروں گا جی میں بے بس ہوں کہ جی فوج نہیں کچھ کرنے دے رہی. یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر فوج نہیں کرنے جا رہی، میں انکمپیٹنٹ ہوں، اس کا مطلب میں ڈیزرو ہی نہیں کرتا پرائم منسٹر بنے. اگر میرا کوئی راستہ روکے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں عوام کے پاس واپس جاؤں گا. میں پھر سے کہتا ہوں ترکی کے اندر فوج نے وہی کنٹرول تھا جو پاکستان میں تھا. مگر ایک پرائم منسٹر، ایک وزیر اعظم نے آیا، پورا سسٹم، اور کیسے بدلا؟ جب اس کا راستہ روکا وہ عوام کے پاس کیا.
یہ کیسے ہیں کہ دونوں پہلے ایک وقت پہ نواز شریف کو خوف ہوا, وہ شہباز شریف بھاگا گیا, جو بروس رائڈل اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمیں واشنگٹن میں آگے کہتا ہماری مدد کرو فوج سے, پھر ادھر سے یہ حسین حقانی, میمو گیٹس کہ یہ کہہ رہے فوج سے پاک ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے آپ اخلاقی طور پہ مضبوط ہو کہ آپ کھڑے ہو سکیں کسی کے اگر سامنے. آپ سیاست میں آئے ہیں نظریے کے لیے, آپ اس نظریے کے لیے سٹینڈ لیں گے. اگر آپ سیاست میں آئے ہیں, اگر آپ سیاست میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے آئے ہیں, آپ سب سے کمپرومائز ذاتی سوال ہے, تلخ سوال ہے, اور آپ کا بالکل حق بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب نہ دیجئے, مگر میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, اخلاقیات کی بات آپ کرتے ہیں, a lot of people say کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے, you have no right to say anything given Sita White, given those کس چیز کے اوپر, given the fact that لوگ کہتے ہیں you have an illegitimate child, you have a baby daughter, given the fact that you married a Jewish girl, they say that you live a certain kind of چلیے you live a certain kind of a lifestyle, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر خان کس طرح بات کر سکتا ہے اخلاقیات کی, اسلام کی باتیں کس طرح کرتا ہے؟ دیکھو, اسلام ایک چیز کہتا ہے, اپنے اور دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالو. یہ کیوں کہتا ہے؟ میں آج اپنا اناؤنس کر سکتا ہوں میری جتنی زندگی کمزوری ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ معاشرے کو میں تباہ کروں گا. اس لیے ہمارا دین کہتا ہے پردہ ڈالو. یہ ہپوکریسی نہیں ہے. یہ آپ اگر میری کوئی کمزوری ہے, ضروری نہیں کہ میں سارے, اگر بچے نوجوان مجھے فالو کریں, میں سب کو کہوں آپ بھی یہ کریں. Absolutely. میں اپنی کمزوریاں دور کروں. میں نماز میں 5 وقت یہی پڑھتا ہوں نا, اللہ سیدھے راستے پہ لگا. اس کا مطلب کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, میں انسان ہوں, اللہ نے بنایا, اور انسان کوشش کرتا ہے, اپنے نفس سے سارا وقت لڑتا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے. کانسٹنٹ ریفارمیشن آف کیریکٹر ہے نماز. ایک بزرگ بھی پڑھتا ہے, ایک ایماندار شریف آدمی بھی نماز پڑھتا ہے, ایک لٹیرا بھی پڑھتا ہے, ایک بچہ بھی پڑھتا ہے. سارا وقت کانسٹنٹ یہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا. اس کا مطلب کہ ہماری جو کمزوری ہیں, ہم کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ طاقت دے, لیکن ہماری ذاتی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان تباہ نہیں ہو رہا. یہ جو ہم ملک کو جو لوگ پیسے جو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو, جو ذاتی مفادات کے لیے ملک کو بیچ رہے ہیں, جو میر جعفر اور میر صادق ہیں, وہ تباہ کر رہے ہیں اس ملک کو. اس لیے جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں, میں نے کبھی کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر نہیں بات کی, حالانکہ میں ان کے مقابلے میں فرشتہ ہوں. مجھے یہ نہ کہیے گا کہ ہوگا. ریئلسٹکلی اور ہائپوتھیٹکلی یو ڈونٹ ون. آپ اکثریت نہیں لیتے ایٹ آل. آپ نے بتایا ہوا ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا, ٹھیک ہے, گیو اپ کر جائیں گے, دل ٹوٹے گا, بڑے نعرے لگائے, بڑی امیدیں لگائیں, بڑا کہا لوگ جاگ گئے ہیں, اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, دل ٹوٹے گا. دیکھو لوگ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے وہ جو میری زندگی کی فلسفی ہے کہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میں جیتوں گا. اگر نہیں جیتوں گا تو جو بھی ہوگا میں اس کا مقابلہ کر لوں گا, ہار کا مقابلہ کر لوں گا. ایک زندگی سے ہار کے خوف پہ زندگی گزارتے ہیں, اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا. یہ 2 ڈفرینٹ سوچیں ہیں زندگی کی. یہ ایٹیٹیوڈز ڈفرینٹ ہے, ایک نیگیٹو ہے, ایک پازیٹیو ہے, ایک کامیاب انسان ہے, ایک فیلڈ انسان ہے. جو ہار سے ڈرتا ہے اس نے کبھی آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو نہ ڈر ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. میرے میں خوف ہی نہیں ہے. اگر میں جان ماروں گا, پوری کوشش کروں گا, الیکشن اگر ہار گیا پھر سے کوشش کروں گا. لیکن اگر تو میں نے کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو, یعنی کہ میں نے کوئی فیکٹریاں بنانی ہو, مال بنانا کچھ ہو, تو یہ دن کے مجھے کچھ ہے ہی نہیں ذات میں. یہ بائی دی وے پورا کس طرح ہوتا ہے؟ واٹس یور سورس آف انکم؟ یہ گھر, مائنڈ یو, آئی وڈ لائک ٹو آلسو سے آن ریکارڈ آن دا کیمرا, یہ ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت بڑا ہے, مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ سمپل گھر میں نے نہیں دیکھا. اب آئی ڈونٹ نو, شاید آپ نے پیچھے تجوریوں میں کچھ چھپایا ہو کہ نہیں, ہماری رسائی ادھر تک نہیں ہے. مگر دیٹ بینگ سیڈ, یہ پھر بھی اٹھنا بیٹھنا, یہ اپنے سارے اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ میں آپ سوچیں کہ میں نے ایک دفعہ مجھے کرائسس آ گیا 99 میں, میرے پاس پیسے, کیونکہ میں تو سارا وقت یا تب ہاسپٹل کے لیے, پالیٹکس کے لیے کام کر رہا تھا. تو جب پیسہ ختم ہوا, ورلڈ کپ آ گیا, میں نے ورلڈ کپ میں 6 ہفتے میں 90 لاکھ روپیہ بنایا. 6 ہفتے میں ورلڈ کپ, وہ 99 کی بات کر رہا ہوں, وہ مجھے کافی دیر لے گیا. پھر 2003 کا ورلڈ کپ آ گیا. پھر آپ نے ایڈز بھی کیے بیچ میں, اب نہیں کر رہے. جب پیسے ختم ہوتے ہیں, جب میرے پیسے ختم ہوتے ہیں. اب پھر ورلڈ کپ آ گیا تھا پچھلے سال ہندوستان میں, تو کوئی 3-4 کروڑ روپیہ 10 دنوں میں بنا لیا. تو یعنی کہ ویسے بھی اسپیکنگ, اگر میں صرف پیسے اتنے سوچتا ہوں کہ میرا یہ سال کا اتنا خرچہ ہے, ایک اور قرآن کی آیت ہے, اتنا پیسہ رکھو جتنی ضرورت ہے, باقی دے دو.
कबूतर आपने खुद रखे हुए हैं या इधर खुद आ जाते हैं? ये खुद ही आ जाते हैं, और पहले एक था, अब उसके साथ दूसरी भी वो उसके साथ आ गई है, तो वो भी उसको ले आया साथ। तो कौन कहता है कि आप वक्त नहीं निकालते घर के लिए? जो अगर आप ये भी घर नोट के करते हैं कि कबूतर कबूतरी को भी ले आया है। चीज मुझे यहाँ पता है कितने जानवर हैं, तीतर कितने हैं, यहाँ कौन से जानवर, मसलन एक एक चीज का मुझे पता है। क्योंकि जो आपने कहा ना रिलैक्स करता हूँ, यहाँ घर में आके करता हूँ, सारा वक्त तो पब्लिक लाइफ होती है, यहाँ आके फिर मैं टोटली अकेला। Who's your confidant? मेरे हैं पुराने 40 साल पुराने कोई 4 दोस्त हैं। एक अंग्रेज है, वो मेरा इंग्लैंड में बड़ा 30 साल पुराना दोस्त। 6 दोस्त मैं कहूँगा जो मेरे कॉन्फिडेंट्स हैं। Have you been let down by anybody? नहीं। तो हमेशा लोगों की रीडिंग भी आपने दुरुस्ती की है? नहीं, ये नहीं बात, ये है कि मैं लोगों से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, यानी आप कभी दोस्ती को आजमाए ना, मैं कभी आजमाता नहीं हूँ दोस्ती को। यानी अगर मैं आजमाइश में मैं अकेला डील करता हूँ, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अपने किसी दोस्त को आजमाऊँ ताकि मैं लेट डाउन हूँ। नहीं, मगर ये तो कहा जाता है कि आपको गुस्सा बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। आप कहते हैं आप आजमाते नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं। नहीं, वो इसका तो ताल्लुक नहीं है। देखिए, गुस्सा और चीज़ है, यानी आपके ऊपर जब बुरा वक्त आता है, मैं कभी भी अपने बुरे वक्त पे किसी के पास नहीं जाता मदद के लिए, खुद डील करता हूँ। क्योंकि अगर आप तब आप में लेट डाउन होंगे ना कि आप जब किसी को आजमाएं, मैं कभी किसी दोस्ती को नहीं आजमाता। ओके, मगर अब शायद वक्त ये आ गया है कि इमरान खान को आजमाया जाए कि ना आजमाया जाए, ये कौम का फैसला है। ये आज एक इनसाइट थी इनटू दैट लीडर व्हिच माइट बी योर अप एंड कमिंग प्राइम मिनिस्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, मगर ये भी वक्त ही बताएगा, हम मुंतज़िर रहेंगे। आई होप यू गॉट अ बेटर इनसाइट एंड वी नो खान साहब a little bit better than we started off 40 minutes ago. That's all for tonight. I'll see you all next time. Good night. Allah Hafiz.